हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर मेरे चैनल पे। आज हम कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। सो लास्ट हमने किया ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू हम अगर टू वेरिएबल्स हैं, टू डिसीजन वेरिएबल्स हैं तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आज हम कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ जी, पहली जो प्रॉब्लम हम लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कर रहे हैं दैट इज़ अ डाइट प्रॉब्लम। सो डाइट प्रॉब्लम क्या है? To find the amount of different kinds of constituents or nutrients which should be included in a diet। जो आप अपनी डाइट में different kinds of nutrients जो है ऐड करना चाहते हो to so that you minimize the cost of the desired diet की कॉस्ट भी क्या हो जाए, कम हो जाए और मिनिमम उतना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपके डाइट्स में हों। ठीक है, सो इसके साथ की एग्जांपल्स करते हैं। ये प्रॉब्लम देखते हैं क्या कहता है। A dietitian wishes to mix two types of food। तो मेरे पास दो टाइप के फूड हैं, फूड 1 और फूड 2। वो अपनी डाइट में दो तरह के फूड क्या करना चाहते हैं, मिक्स करना चाहते हैं। इन सच अ वे दैट द विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। तो जो आपकी डाइट है उसमें 8 यूनिट्स विटामिन ए होना चाहिए और 10 यूनिट्स विटामिन सी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है जी। अब वो कहता है कि जो फूड 1 है अगर उसका मैं पर केजी लूँ तो 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए मिल रहा है मेरे को। ठीक है, और 1 यूनिट किसका मिल रहा है, विटामिन सी का। ठीक है, इसी तरह अगर मैं फूड 2 ले रही हूँ तो फूड 2 क्या कहता है, 1 यूनिट कंटेन कर रहा है ये पर केजी विटामिन ए का और 2 यूनिट्स कंटेन कर रहा है विटामिन सी। ठीक है, क्लियर है। सो वो कहता है इसकी जो कॉस्ट है फूड 1 की वो 5 रुपीज़ पर केजी पड़ती है और इसकी जो प्राइस है वो पड़ता है 7 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। तो वो कहता है मिनिमम कॉस्ट ढूंढनी है टू सच अ मिक्सचर। ठीक है, सपोज अगर मैं फूड 1 के x केजी ले रही हूँ, ठीक है, और फूड 2 y केजी ले रही हूँ तो आपको कॉस्ट क्या पड़ेगी, कॉस्ट विल बी 5x + 7y। सो इस कॉस्ट को हमने क्या करना है, मिनिमाइज। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब इसके साथ कंस्ट्रेंट क्या है कि अगर मैं फूड 1 का x यूनिट ले रही हूँ, x केजी ले रही हूँ तो मेरे को विटामिन मिलेंगे 2x। ठीक है, और अगर फूड 2 y यूनिट ले रही हूँ तो इससे विटामिन क्या मिलेंगे, y। ठीक है, सो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, टोटल विटामिन क्या होनी चाहिए, मिनिमम 8, तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। सिमिलरली मेरे को टोटल विटामिन सी क्या मिलना चाहिए, मिनिमम 10। तो अगर मैं x + 2y करूँ तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और ये क्वांटिटीज़ हैं तो इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने जो फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्रॉब्लम है एलपीपी प्रॉब्लम ये हमने किया है। सो ये मैंने प्रॉब्लम बना ली। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है तो ड्रॉ करते हैं डायग्राम को, ग्राफ बनाते हैं इसका। अब आपको पता है एक्स और वाई क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ग्राफ में आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं 2x + y = 8, x + 2y = 10 का। ठीक है, सो इसमें अगर मैं y को 0 पुट करूं तो x आपका बन रहा है 8, सॉरी x आपका बन रहा है 4। तो एक ये पॉइंट है आपका, और अगर x 0 पुट करूं तो y आपका बनता है 8। सो ये आपका पॉइंट है। इस पॉइंट से आपकी क्या है, लाइन निकल रही है। ये पॉइंट क्या है, 2x + y = 8। ठीक है, क्लियर। अब वैल्यू इससे ग्रेटर होनी चाहिए तो मेरा जो फिजिबल रीजन इसके हिसाब से बनेगा वो ये बनना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्या है, x + 2y > 10। तो ये चेक करते हैं। अगर मैं y को 0 पुट करूं तो x बन रहा है 10। ठीक है, और अगर मैं x को 0 पुट करूं तो y बन रहा है 5। तो ये आपकी ये लाइन बन रही है। ठीक है, इसके हिसाब से ये सोल्यूशन फिजिबल है। तो कॉमन सोल्यूशन बच्चे ये बन रहा है आपका। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसमें के हिसाब से कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं, एक ये है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। इन पॉइंट्स का जरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। ये पॉइंट तो हमें पता है 10, 0 है।
ये पॉइंट हमारा 8,0,8 है। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालें, दोनों लाइंस की, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा। इट विल बी, तो ये पॉइंट बना x2,4। ठीक है, क्लियर है। अब ये अनबाउंडेड रीजन है, दिख रहा है हमें। ठीक है, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये आपको जो कोस्ट है इसके कॉर्नर पॉइंट्स पे मिनिमाइज हो सकती है या कुछ और इसका रिजल्ट निकलेगा। हाँ जी, अब इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर जरा कोस्ट निकालते हैं। सो z की वैल्यू चेक कर रहे हैं किसके ऊपर, z की वैल्यू चेक कर रहे हैं एट पॉइंट, इसको a लिखते हैं, इसको b लिख लेते हैं, इसको c लिख लेते हैं। सो a आपका पॉइंट है 4,0। ठीक है, सो 4,0 में अगर मैं z पुट करूं, z है 5x + 7y, तो यहाँ 0 पुट करूँ, यहाँ 4, तो आपका आंसर बन रहा है, z बन रहा है एट a, z आपका बन रहा है 20। ठीक है, क्लियर है। अब एट निकालते हैं c मतलब 10,0 पे, 10 यहाँ पे पुट करूँ, यहाँ 0 पुट करूँ, तो ये बन रहा है आपका 50। b पे निकालते हैं, b पे आपका x बन रहा है 2 और y बन रहा है 4। सो इसमें हम 2,4 पुट करें तो ये बना 10 और ये 28, 10 + 28 इज़ 38। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ से आप देखिए कि आपका जो मिनिमम वैल्यू है वो a पे बन रही है, a मीन्स यहाँ पे। अब चेक करते हैं कि क्या ये मिनिमम बनती है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं कि क्या वैल्यू ये 20 से भी छोटी बन सकती है कि नहीं बन सकती। ठीक है, 1 मिनट। z हमारा है 5x + 7y और जो हमारी कोस्ट आई है वो क्या आई है 20। तो मिनिमम, इससे मिनिमम कोस्ट देखनी है, तो मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ 20 वाली और चेक करूँ कि इसका फिजिबल रीजन के साथ कोई पॉइंट इंटरसेक्शन वाला बनता है या नहीं बनता। ठीक है जी, यही चेक करना है। हाँ जी, अगर मैं y को 0 पुट करूँ तो x आपका क्या बन जाएगा 4। ठीक है, तो आपका ये एक पॉइंट बन रहा है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं x को 0 पुट करूं तो y बनता है 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, सो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट बनेगा। सो ये जो आपकी लाइन निकली ये वाली बनी। ठीक है, सो ये लाइन जो है 1 मिनट, ये आपके जो क्रिटिकल पॉइंट थे मैंने गलत फिल कर दिए। क्रिटिकल पॉइंट आपके बन रहे हैं, सॉरी, कॉर्नर पॉइंट एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये वाला नहीं बनता। ठीक है, क्लियर है। सो ये चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा से। सो इट मीन्स कि ये जो आपकी मिनिमम कोस्ट निकालते हैं बी पे सी पे, क्योंकि आपके जो पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन के लिए वो ये बन रहे हैं। ठीक है, सो बी सी और इसको डी लिखूं तो बी आपका क्या है पॉइंट, वेयर इज द बी, बी इज 2,4, सी पॉइंट क्या है 10,0 एंड आपका जो डी पॉइंट है दैट इज 0,8। तो इस पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज z। सो z आपका आएगा 2,4 पुट करूं तो ये बन रहा है 28 + 10 38, 10,0 पुट कर रही हूँ तो ये बन रहा है 50, 0,8 पुट कर रही हूँ तो बन रहा है 56। सो आपकी जो आउटपुट बन रही है 50, 56 एंड 38 बन रही है। ये आपकी मिनिमम आउटपुट बन रही है, कौन सी 2,4 वाली। ठीक है, पहले अब चेक करते हैं कि 38 के ऊपर से या 38 से बियॉन्ड भी कोई वैल्यू लाई करती है जो फिजिबल सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करे। तो उसके लिए हमने क्या करना था, 5x + 7y शुड बी लेस देन इक्वल टू 38, मिनिमम वैल्यू से कम का रीजन देखना है मैंने। ठीक है, तो पहले मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूं। ठीक है, अगर मैं x को 0 पुट, सॉरी y को अगर मैं 0 पुट करूं तो ये आपका 7 पॉइंट समथिंग बनता है। ठीक है, सो 7 पॉइंट समथिंग आप कह लीजिए कुछ यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं y को 0 पुट करूँ, सॉरी x को 0 पुट करूँ तो आपका y बनता है 5 पॉइंट समथिंग। सो 5 पॉइंट समथिंग कुछ यहाँ पे आपका बन गया। सो ये जो लाइन आपकी बन रही है कुछ यहाँ से ऐसे निकलती जाए। हाँ जी, अब देखो कि ये जो हमारी लाइन है वो ये ब्लू लाइन बन रही है। अब इस लाइन का ये जो शेडेड एरिया है इसके साथ सिर्फ यही पॉइंट एक कॉमन है और कोई पॉइंट कॉमन नहीं। ये वही पॉइंट है जिस पे ये मिनिमम सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो मिनिमम सॉल्यूशन है वो डेफिनेटली आपका क्या बनेगा
38 एट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। ठीक है, पर अगर ये कुछ इस तरह से निकलती तो फिर हम मिनिमम सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिबल सोल्यूशन में बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे थे। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, अब हम यूज़ कर रहे हैं LPP को ऑप्टिमल प्रोडक्ट लाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे क्या है कि हमने डिटर्मिन करने होते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या सेल कर सकें बाय अ फर्म, कि जब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए फिक्स्ड नंबर ऑफ मैन पावर, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स पर यूनिट आपको रिक्वायर्ड हैं और हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है और कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में भी हम क्या यूज़ करेंगे? LPP। तो करते हैं इसके साथ की एग्जांपल। हाँ जी, अब ये देखते हैं क्या कहता है कि अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स, वो बनाता है फॉर इंडस्ट्रियल मशीनरी। इट टेक्स 1 आवर वर्क ऑफ मशीन ए, मीन्स मशीन ए पे उसको 1 घंटा चाहिए, मशीन बी पे उसको बनाने के लिए कितने चाहिए? 3 आवर्स चाहिए टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स। ठीक है, नट्स के लिए उसको 1 आवर मशीन ए पे, 3 आवर्स मशीन बी पे चाहिए। ठीक है, वाइल इट टेक्स 3 आवर्स ऑन मशीन ए एंड मशीन बी के ऊपर उसको चाहिए 1 आवर टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ बोल्ट्स। तो इसको एक बार डायग्राम टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं कि अगर उसने नट्स बनाने हैं या उसने बोल्ट्स बनाने हैं तो उसको मशीन ए पे और मशीन बी पे क्या वर्किंग आवर्स लगेंगे? 1 एंड 3 एंड 3,1। ठीक है, क्लियर है? अब ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ दिस पर नट्स के लिए उसको कितना प्रॉफिट होता है? 2.5 रुपीज़ का, और बोल्ट्स पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपी पर पैकेज। हाँ, ये प्रॉफिट है आपका। ठीक है, हाउ मैनी पैकेजेस ऑफ सच शुड बी प्रोड्यूस्ड ईच डे, ताकि उसको प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमम। सो अगर मैं नट्स X बनाऊं और बोल्ट्स Y बनाऊं तो प्रॉफिट आपका बच्चे क्या होगा? Z शुड बी 2.5x प्लस Y। तो इसको हमने एक्चुअली क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, इफ़ ही ऑपरेट्स हिज मशीन्स एट मोस्ट 12 आवर्स अ डे, मीन्स इसके ऊपर भी 12 आवर्स लगे हैं और इसके ऊपर भी क्या लगे हैं? 12 आवर्स। ठीक है, तो पहले तो इसके कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करें। 12 आवर्स का मीन्स कि अगर नट्स ए मशीन है, नट्स बनाने के लिए वो लेती है x आवर्स, बोल्ट्स बनाने के लिए वो लेती है 3y, सो इट शुड बी लेस देन 12। सिमिलरली यहाँ पे भी 12 आवर्स लगेंगे मैक्सिमम, तो ये भी क्या है? 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। सो x और y आपको पता है ग्रेटर देन, ये स्मॉल ले लीजिए या कैपिटल ले लीजिए, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या है? टू मैक्सिमाइज दिस क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर है? सो ये आपकी क्या बन गई? LPP। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसकी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं। अब बात करते हैं ऑप्टिमल प्रोडक्ट लाइन प्रॉब्लम्स की। ये क्या है? हियर वी हैव टू डिटर्मिन नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मतलब वो प्रोडक्ट्स दैट शुड बी प्रोड्यूस, जो हमने मैन्युफैक्चर करने हैं या प्रोड्यूस करने हैं या सेल करने हैं, सोल्ड बाय द फर्म, व्हेन ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट को कुछ फिक्स मैन पावर, मशीन आवर, लेबर आवर्स चाहिए। ठीक है, पर यूनिट प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, या वेयर हाउस स्पेस चाहिए उसको स्टोर करने के लिए। ठीक है, सो ये सब आपकी क्या है? कॉस्ट है एक तरह की। ठीक है, सो इन सब को ध्यान में देते हुए हमने डिटर्मिन करना है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड शुड बी प्रोड्यूस्ड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और टू मिनिमाइज द कॉस्ट। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमल प्रोडक्ट लाइन प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, क्लियर है? तो इसके साथ की एग्जांपल सभी करके देखते हैं। हाँ जी, एग्जांपल करते हैं रिलेटेड टू ऑप्टिमल प्रोडक्ट लाइन प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है? एक मैन्युफैक्चरर है जो 2 प्रोडक्ट बनाता है, नट्स एंड बोल्ट्स। ठीक है, उसके पास 2 मशीन्स हैं। नट्स को बनाने के लिए 1 घंटा उसको मशीन ए का चाहिए और 3 आवर्स उसको चाहिए मशीन बी के। सिमिलरली बोल्ट्स बनाने के लिए उसको 3 आवर्स चाहिए मशीन ए के और 1 आवर चाहिए मशीन बी का, जैसे कि इस टेबल में दिया है।
ठीक है। मशीन ए को पर डे आप 12 बार यूज़ कर सकते हो, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। मशीन बी को आप पर डे 12 बार यूज़ कर सकते हो। ये मैक्सिमम आवर्स हैं जो आप मशीन ए या बी के पर डे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं पर यूनिट नट्स बनाती हूँ तो जो मेरे नट्स का प्रॉफिट है वो 2.5 है, और अगर मैं बोल्ट्स बनाती हूँ तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 1 रुपी है। सो मैंने देखना है कि क्या करना है कि हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हुए कितने नंबर ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स बनाऊं, ठीक है। क्लियर, कि मैं इसकी रिसोर्सेज की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी कर सकूं, ठीक है, और मैक्सिमम प्रॉफिट भी क्या कर सकूं, गेन कर सकूं। तो अगर मैं इसको एलपीपी प्रॉब्लम बनाऊं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखिए क्या बनेगा, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। सो अगर मैं मानूं कि लेट एक्स यूनिट्स में बना रही हूँ नट्स के, ठीक है, एंड वाई यूनिट्स बना रही हूँ किसके, बोल्ट्स के, आर प्रोड्यूस, ठीक है। सो आपका ऑब्जेक्टिव यूनिट क्या है कि अगर नट्स के एक्स यूनिट्स बने तो टोटल प्रॉफिट आपका होगा 2.5 इंटू एक्स, प्लस अगर आपके वाई यूनिट्स बने बोल्ट्स के तो 1 रुपया आपको बचता है, प्रॉफिट होता है किसके लिए, बोल्ट के लिए। तो वाई बोल्ट्स के लिए कितने बने, वाई यूनिट्स, सॉरी वाई रुपीज़। तो इस जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट क्या है कि ए के हमने कितने आवर्स यूज़ करने हैं, मैक्सिमम 12 आवर्स। इट मीन्स अगर 1 घंटा नट्स लेता है किसका, मशीन ए के, तो एक्स नट्स बनाने के लिए कितने आवर चाहिए, एक्स आवर्स। इसी तरह एक बोल्ट 3 आवर ले रहा है, तो अगर मैंने वाई बोल्ट बनाने हैं तो इसने कितने आवर्स लिए, 3 वाई आवर्स, ठीक है। सो ये जो टोटल आवर्स हैं पर डे वो 12 से कम या 12 के इक्वल तो हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। सिमिलरली अगर आप इसके ऊपर देखो इसके आवर्स, तो ये क्या बने, 3x आवर्स लगेंगे मशीन बी के नट्स के लिए, और y आवर्स लगेंगे मशीन बी के बोल्ट के लिए, ठीक है। और इट शुड आल्सो बी लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। और नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो आप बना रहे हो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते, नो नेगेटिव क्वांटिटी होंगी। सो ये आपके कंस्ट्रेंट हैं और ये आपकी प्रॉब्लम है। अब इसको करना क्या है, सिर्फ ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। सो पहले आपको ये वैल्यू बताती है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 2 लाइंस हैं, ठीक है। तो इन इनइक्वालिटीज़ को, सॉरी लाइंस नहीं है, 2 इनइक्वालिटीज़ हैं, तो इनको पहले लाइंस में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर निकालते हैं बाउंडेड रीजन। हाँ जी, यहाँ पे मैंने इन इनइक्वालिटीज़ को पहले लाइंस में लिया, ठीक है, और इन लाइंस को क्या किया, ड्रॉ किया। ये आपकी लाइन है 3x + y = 12 वाली, y को 0 पुट करेंगे तो x 4 होगा, x को 0 पुट करेंगे तो y 12 होगा। तो ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। सिमिलरली ये वाली लाइन क्या है, x + 3y = 12, y को 0 पुट किया तो x 12 है, x को 0 पुट किया तो y 4 है, ठीक है। सो ये आपके पॉइंट बन गए इंटरसेक्शन या इंटरसेप्ट्स विद एक्सिस, ठीक है। अब अगर मैं लेस देन 12 की बात करी हूँ तो ये रीजन आएगा, ये लाइन भी लेस देन 12 है तो ये रीजन आएगा। सो अगर आप कॉमन रीजन निकालो तो ये निकलता है, ठीक है, जो दोनों में कवर हो, ठीक है। सो इट मीन्स आप क्या देख रहे हो, ये वाला रीजन। तो कॉर्नर पॉइंट क्या है, 1, 2, 3 एंड 4। तो मैंने चेक करना है कि इन कॉर्नर पॉइंट के ऊपर आपका z कहाँ मैक्सिमाइज होता है, ठीक है। तो क्या लिखूँ, z किसके ऊपर, एट 0, एट a, एट b एंड c। z है क्या, 2.5x + y। सो अगर एट 0 लिखूँ तो 0 मीन्स 0 0, तो वैल्यू क्या बनी, 0। 4 मीन्स 2.5 इंटू 4 + 0, दैट विल बी इक्वल टू 10। तो आपका प्रॉफिट क्या है, 10 रुपीज़। b कितना है आपका, 3,3, सो 3 + 3, सो दैट विल बी 7.5 + 3, दैट इज़ 10.5 रुपीज़। सी देखिए कितना है आपका, सॉरी ए हमने देख लिया, ये सी नहीं है, ये ए है, इसको सी बोल देते हैं ना। हाँ जी, सी अब है 0,4, तो ये बनेगा 0 + 4 = 4। अब देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे गेन हो रहा है, बी के ऊपर। बी कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। सो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या बनेगा, ठीक है,
ऑप्टिमल सोल्यूशन विल बी x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3। इट मीन्स नट्स भी मैं 3 बनाऊं और बोल्ट्स भी पर डे कितने बनाऊं, 3 टू गेन द मैक्सिमम प्रॉफिट। क्लियर है जी? हाँ जी, अब ये सम देखते हैं, पढ़िए जरा स्टेटमेंट को, क्या कहता है। अ कंपनी प्रोड्यूसेस सॉफ्ट ड्रिंक दैट हैज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच रिक्वायर्स that a minimum of 80 units of chemical A and 60 units of chemical B to go into each bottle of a drink। एक बॉटल में मिनिमम आपने ऑफ रिक्वायर 80 यूनिट्स ऑफ केमिकल ए एंड 60 यूनिट्स ऑफ केमिकल बी। मतलब एक सॉफ्ट ड्रिंक में आपने केमिकल ए के मैक्सिमम मिनिमम 80 यूनिट्स डालने हैं और मिनिमम बी के कितने डालने हैं, 60 यूनिट्स। ठीक है। द केमिकल्स आर अवेलेबल इन अ प्रिपेयर्ड मिक्स फ्रॉम द टू सप्लायर्स। मतलब वो मिक्स की फॉर्म में ही क्या है, अवेलेबल है, किससे, दो सप्लायर से। सो सप्लायर एस है और सप्लायर टी। सप्लायर एस हैज़ मिक्स ऑफ 4 यूनिट्स ऑफ ए। सप्लायर ए से लेते हो, सॉरी एस से लेते हो, तो उसमें उसने केमिकल ए के 4 यूनिट्स डाले हैं और केमिकल बी के क्या डाले हैं, 2 यूनिट्स। पर इसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 10 रुपीज़। क्लियर। इसी तरह अगर आप सप्लायर टी से लेते हो तो उसने केमिकल ए का 1 यूनिट और केमिकल बी का क्या डाला है, 1 यूनिट, और इसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, 4 रुपीज़। ठीक है। तो वो कहता है कि कितने मिक्सेस मैं सप्लायर ए, एस या टी से लूँ। ठीक है। क्लियर। कि जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट एट येट मिनिमाइज द कॉस्ट, कि जो मिनिमम 80 यूनिट्स ऑफ केमिकल आपने सॉफ्ट ड्रिंक में डालना है, केमिकल ए और 60 यूनिट बी, वो रिक्वायरमेंट भी आपकी पूरी हो और आपकी कॉस्ट भी क्या है, 2 सप्लायर से खरीद के मिनिमम हो। ठीक है। तो ये आपकी प्रॉब्लम है। पहले इसको टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं। हाँ जी, अब ये देखिए कि सप्लायर एस और सप्लायर टी से खरीदना है, क्या खरीदना है कि अगर मैं सप्लायर एस से लेती हूँ तो एस क्या डालता है, 4 यूनिट्स किसके देता है, ए के, और 2 यूनिट्स देता है बी के। इसी तरह सप्लायर 2 क्या देता है, 1 यूनिट। पर इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट है बच्चे 10 रुपीज़ और इसकी कॉस्ट है 4 रुपीज़। ठीक है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब एक सॉफ्ट ड्रिंक अगर आप बना रहे हो इन दोनों से चीज़ खरीद के, तो उस सॉफ्ट ड्रिंक में केमिकल ए के मिनिमम 80 होने चाहिए और इसमें केमिकल बी के मिनिमम कितने यूनिट्स होने चाहिए, 60 यूनिट्स। ठीक है। सो अगर मैं इसको ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम की तरह लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगी, लेट एक्स कोमा वाई यूनिट्स या मिक्सचर कह लीजिए, यूनिट्स ऑफ मिक्सचर आर परचेज्ड फ्रॉम सप्लायर्स एस कोमा टी रिस्पेक्टिवली। ठीक है। सो इससे हमने x यूनिट खरीदे, इससे हमने y यूनिट्स खरीदे। सो इट मीन्स कि आपके x यूनिट खरीदने की कॉस्ट क्या पड़ी, 10x। ठीक है। और y यूनिट्स खरीदने की कॉस्ट क्या पड़ी, 4y। सो ये टोटल कॉस्ट है। इस कॉस्ट को हमने पहले क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या है, इस कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अब कंस्ट्रेंट क्या है कि इसने अगर 4 यूनिट्स दिए तो 4x प्लस कितने y शुड बी ग्रेटर देन 80। मिनिमम उसने 80 बोला है तो इससे ज़्यादा होने चाहिए। सिमिलरली यहाँ से आपको क्या मिलता है, 2x, कि x यूनिट सप्लायर इसने दिए तो उसमें 2 यूनिट्स बी के हैं, इसने y यूनिट दिए उसमें 1 यूनिट बी का है, तो दोनों मिला के आपके क्या है, मिनिमम 60 ज़रूर बनने चाहिए एक सॉफ्ट ड्रिंक में। ठीक है। और क्या होता है, जो आपके डिसीजन वेरिएबल्स x एंड y हैं, ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है। अब ये आपकी क्या बन गई, एलपीपी प्रॉब्लम। अब इसको हम ग्राफ मेथड को यूज़ करके सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अब हमने क्या किया, इन इक्वलिटीज़ को लाइन की फॉर्म में ड्रॉ किया। ठीक है। सो ये आपके पॉइंट बन रहे हैं इनके। ठीक है। ये आपकी फर्स्ट लाइन है और ये आपकी सेकंड लाइन बन रही है। ठीक है। ये आपके पॉइंट बन रहे हैं, इनको नाम दे देते हैं A, B, C, D, ये O है। ठीक।
अब ये ग्रेटर देन 80 का मतलब मेरा ये रीजन होना चाहिए। अब ये ग्रेटर देन 80 का मतलब मेरे ये रीजन कवर होने चाहिए। सो अगर दोनों में जो कॉमन रीजन है वो क्या बन रहा है, ये वाला रीजन, तो ये अनबाउंडेड रीजन आ रहा है। और हमने कोस्ट क्या निकालनी है, मिनिमम कोस्ट। तो मैं किस किस पॉइंट पे चेक करूं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। सो किस पॉइंट पे, इसको ई पॉइंट ले लेते हैं। सो मैंने बी पे, ई पे और डी पे चेक करने हैं। सो पहले ई पॉइंट निकालने, क्या बनता है देखिए, इन दोनों की अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ, हाँ जी, इन दोनों की इंटरसेक्शंस को मैंने सॉल्व किया तो मेरा ये जो पॉइंट बन रहा है बच्चे, ये बन रहा है 10,40। ठीक है, कुछ यहाँ पे ये 40 है। ठीक है, तो ये है 10,40 पॉइंट। सो मैं बी ई डी पे पहले तो वैल्यू निकाल लूँ। बी क्या है आपका, निकालना क्या है, z। बी कितना है, 0,80। सो इट विल बी कोस्ट क्या बनी, 320। ई क्या है, 10,40, तो 160 प्लस 100 260। डी क्या है, 30,0, तो कोस्ट क्या बनी, 300। ठीक है, क्लियर है। सो आपको यहाँ से मिनिमम क्या नज़र आ रही है, 260। पर अब हमने चेक करना है कि 260 मिनिमम बनती है कि नहीं। कैसे चेक करते होते हैं कि अगर मेरी मिनिमम वैल्यू किसकी, इस z की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 260, तो मैंने चेक करना है कि क्या 260 से लेस पे इसका फिजिबल रीजन के साथ कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है कि नहीं। किसका, इस पॉइंट का। तो पहले इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर इसका चेक करते हैं रीजन। हाँ जी, अब देखिए इस लाइन में अगर मैं x को 0 पुट करूँ, सॉरी y को अगर मैं 0 पुट करूँ तो x बन रहा है 26। तो यहाँ कहीं आपका कोई पॉइंट है 0,26, सॉरी 26,0। ठीक है, इसी तरह अगर मैं x को 0 पुट करूं तो y आपका क्या बन रहा है, 130/2 मीन्स 65 पॉइंट समथिंग। ठीक है, सो 65 पॉइंट समथिंग कुछ इस तरह से आपका निकल रहा है। ठीक है, क्लियर है। सो ये आपका पॉइंट बना। अब मैंने चेक करना है कि क्या ये रीजन इस पॉइंट को कवर करके निकल रहा है कि नहीं। इस पॉइंट को कवर करता होगा क्योंकि ये पॉइंट लाई कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, ठीक, इस लाइन को मैंने ध्यान नहीं दिया, इस लाइन को कवर, एक्चुअली इस लाइन से पास करते हुए हमने ये पॉइंट निकालना है। हाँ जी, 65,0 और 26 और इसमें से निकलती हुई ये लाइन एक्चुअली आपकी बन रही है। ठीक है, अब इस लाइन से लेस का मतलब मैंने इस रीजन में आना है। अब इस रीजन में और इस वाले रीजन में कोई भी पॉइंट ई के अलावा कॉमन नहीं है। सो मिनिमम, क्योंकि फिजिबल पॉइंट्स में के अंदर ये रीजन से कोई भी पॉइंट ई के अलावा कवर नहीं हो रहा, देयरफॉर जो मिनिमम वैल्यू होगी आपकी वो एट ई होगी। ठीक है, सो एक्स आपने लेना है 10 और y आपने कितने लेने हैं, 40 यूनिट्स। ठीक है, इट मीन सप्लायर ए से आप 10 ले रहे हो एस से, और सप्लायर टी से कितने यूनिट ले रहे हो, 40 यूनिट्स ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, एग्जांपल समझ में आ गई। हाँ जी, अब यूज़ कर रहे हैं एलपीपी को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिटर्मिन करते हैं ट्रांसपोर्टेशन स्केड्यूल्स फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स और फैक्ट्रीज। ठीक है, जो अलग अलग जगह पे सिचुएटेड प्लांट्स और फैक्ट्रीज़ हैं, उन फैक्ट्री में से मार्केट के अंदर, डिफरेंट मार्केट्स के अंदर आप क्या कर रहे हो, कमोडिटी की सप्लाई को स्केड्यूल कर रहे हो। ठीक है, इन सच अ वे दैट द टोटल कॉस्ट शुड बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, और कंस्ट्रेंट क्या है कि डिमांड क्या है, किस मार्केट में कितनी है। ठीक है, और किस फैक्ट्री की कितनी मैक्सिमम क्या है, कैपेसिटी है टू सप्लाई द थिंग्स। ठीक है जी, क्लियर है। सो करते हैं इसके साथ की कुछ एग्जांपल्स। हाँ जी, अब वो क्या कहता है, 2 गोडाउन्स A and B have gained storage capacity of 100 क्विंटल। सपोज ऐसा सम हमने ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में किया हुआ है कि मेरे पास 2 गोडाउन्स हैं A एंड B, इसकी कैपेसिटी है 100 क्विंटल्स की और इसकी कैपेसिटी है 50 क्विंटल्स की। दे सप्लाई टू
3 राशन शॉप्स, ठीक है। राशन की हमारे पास कितनी शॉप्स हैं? 3 शॉप्स हैं। इन शॉप्स का क्या नेम है? D, E एंड F, ठीक है। हुज रिक्वायरमेंट्स, इसकी रिक्वायरमेंट है 60, इसकी 40, इसकी 50, इसकी 40। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल फ्रॉम गोडाउन ए, हाँ जी। अब वो क्या कहता है कि जो टेबल में कॉस्ट दी है, मतलब अगर मैं ए से डी को ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ, तो 6 रुपये लग रहे हैं, 6 रुपीज़। ए से ई को 3 रुपीज़ लग रहे हैं। ए से एफ़ को कर रही हूँ तो 2.4 रुपीज़ लग रहे हैं। सिमिलरली यहाँ से ये कॉस्ट लग रही है, ये रुपीज़ में दी हुई, ठीक है। क्लियर है कि ये जो रुपीज़ आपको ये दी हुई है, ये पर क्विंटल सेंड करने की रुपीज़ कॉस्ट है, ठीक है। क्लियर। सो ये कॉस्ट क्या है? पर क्विंटल, कॉस्ट पर क्विंटल, ठीक है। तो वो कहता है कि कहाँ से कितना मैं किस राशन डिपो पे सप्लाई करूं कि मिनिमम आपकी क्या लगे, कॉस्ट लगे, ठीक है। और जो इनकी रिक्वायरमेंट है इसको भी हम क्या कर सकें, फुलफ़िल कर सकें। हाँ जी। अब LPP प्रॉब्लम पहले तो इससे फॉर्मुलेट करते हैं। सो मैं मान लेती हूँ लेट X यूनिट्स, ठीक है, फ्रॉम A are transported to D and Y units from A are transported to E, ठीक है। तो इसने X क्विंटल भेजे, इसने Y क्विंटल भेजे। ये यूनिट्स मीन्स ये क्विंटल्स हैं, ठीक है। क्लियर है। तो इसके पास बच कितने जाएंगे? 100 माइनस X प्लस Y। सो जो बच्चा यूनिट्स वो किसको भेज दिए? इसने F को भेज दिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये देखिए कि x को 60 में से x उसने a से ले लिए, बाकी उसने किससे लेने हैं? b से। तो ये इसको क्या देगा? 50 माइनस x, ठीक है। कि यहाँ से x उसको मिल गए, सॉरी 50 माइनस x नहीं चाहिए, कितने उसको? 60 चाहिए ना। तो x उसने ले लिए, अब उसकी रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी? 60 माइनस x की। तो 60 माइनस x उसने b से ले लिए। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? 50 उसको चाहिए थे, y उसने ले लिए, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? 50 माइनस y, ठीक है। इसी तरह इसको 40 चाहिए थे, इसने कितने ले लिए? इतने इसने ले लिए। तो इसकी रिक्वायरमेंट में कितनी बचेगी? 50, 40 माइनस दिस प्लस x प्लस वाई। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? x प्लस वाई माइनस 60। बात समझ में आ गई। सो ये उसने किससे ले लिए? b से ले लिए, ठीक है। अब मैंने क्या निकालनी है? मिनिमम कॉस्ट एंड कंस्ट्रेंट्स। सो मिनिमम कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? a अगर d को भेज रहा है तो उसको पर क्विंटल 6 रुपये लग रहे हैं। अगर वो x क्विंटल भेज रहा है तो उसको कितने चार्जेस लगे? 6x। इसी तरह a अगर e को भेज रहा है a क्विंटल तो 3 रुपये लग रहे हैं, y क्विंटल पे कितने लगे? 3y। प्लस a f को a क्विंटल भेज रहा है 2.5 में, तो ये इस पे कितने चार्जेस लगेंगे? 2.5 इंटू दिस क्विंटल, ठीक है। प्लस अब देखिए b के देखें क्या चार्जेस है। b d को कितने भेज रहा है? 60 माइनस एक्स, 4 रुपये लगते हैं पर क्विंटल, तो 60 माइनस एक्स पे कितने लगे? दिस। प्लस बी ई को भेज रहा है 50 माइनस वाई क्विंटल, 2 रुपये पर क्विंटल लगा रहा है, तो कितने चार्जेस लगेंगे? 2 इंटू 50 माइनस वाई। प्लस 3 रुपये लगेंगे एफ़ को भेजने को। एफ़ को भेज कितने रहे हैं? एक्स प्लस वाई माइनस 60। सो ये आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको आपने मिनिमाइज़ करना है। तो इसको सॉल्व करके लिखते हैं। हाँ जी, तो इसको सॉल्व किया आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तो हमारा ये बन रहा है, ठीक है। तो इट विल बी, मिनिमाइज़ करना है किसको? 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410 को, ठीक है। अब देखते हैं सब्जेक्ट टू निकालने के मल्टीपल वेज हैं। अदरवाइज़ हम क्या मान लें कि जितनी भी सप्लाईज ए से या बी से हो रही है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। दैट इम्प्लाइज x शुड बी ग्रेटर दैन 0, y शुड बी ग्रेटर दैन 0, दिस शुड बी ग्रेटर दैन 0। ये जो सप्लाई कर रहा है इट शुड आल्सो बी ग्रेटर दैन इक्वल टू, नॉन नेगेटिव चाहिए होती है ना सप्लाईज। सो ये आपकी सप्लाईज क्या है? नॉन नेगेटिव है,
ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए तो क्या मिलता है, x कॉमा वाई ग्रेटर देन 0 कॉमा यहाँ से क्या मिला, x प्लस वाई शुड बी लेस देन 100। ठीक है, क्लियर। और क्या होना चाहिए, y शुड बी लेस देन 50। ठीक है, एंड x शुड बी लेस देन 60। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ सॉरी यहाँ से क्या मिला, x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन 60। ठीक है, तो ये आपके चार क्या हैं, कंस्ट्रेंट। सो इन कंस्ट्रेंट चार ये और दो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको बता रहा है। इनको यूज़ करते हुए हमने क्या करनी है, कॉस्ट मिनिमाइज। तो ड्रॉ करते हैं और यूज़ करते हैं ग्राफ मेथड। अब इसके अंदर हमारे पास क्या दिया है, ये कंस्ट्रेंट और ये लाइंस। मैंने अभी सिर्फ एक ये लाइन ड्रॉ की है, एक ये लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, ये लाइन क्या कहती है, x प्लस वाई लेस देन 100 मीन्स ये वाला एरिया होना चाहिए। ठीक है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 60 मीन्स ये वाला एरिया होना चाहिए। ठीक है, और क्या दिया है, x y शुड बी लेस देन 50। सो 50 देखिए क्या है ये। ठीक है, सो y लेस देन 50, ये आपकी लाइन बनेगी y इज इक्वल टू 50 वाली। तो आपका एरिया क्या बन गया, ये वाला लेस देन 50 यहाँ से होगा। अब x क्या है, लेस देन 60, ये 60 वाली लाइन है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर x आपका लेस देन 60 है तो ये आपका जो पॉइंट बना ये बना 60,50। ठीक है, तो इससे लेस मीन्स ये। सो आपका जो बाउंडेड एरिया बच्चे आ रहा है वो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो आपका सोल्यूशन इसके अंदर लाई करता है जो सारे कंडीशंस को क्या करे, मैच करे। तो ये एरिया हम देख रहे हैं। सो इस एरिया को सॉल्व करते हैं पहले। ये पॉइंट हमें पता है, ये आपका क्या है 60,0। ये पॉइंट अभी हमने निकालना है। ये पॉइंट क्या है, y इज इक्वल टू 50 वाली लाइन है ये। ठीक है, सो अगर मैं इस लाइन के अंदर y को 50 पुट कर दूं तो x मेरा निकल रहा है 10। इस लाइन के अंदर y को अगर मैं 50 पुट कर दूं तो x निकल रहा है 10। तो ये आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इस लाइन का चेक करते हैं। इस लाइन में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, और अगर मैं x को क्या पुट कर रही हूँ 60, तो y आपका निकल रहा है 40। ठीक है, सो इसका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, एक मिनट। सो ये जो लाइन, ये और ये आपस में जिस पॉइंट पे कटेंगे वो ये पॉइंट होगा। ये पॉइंट आपका क्या बन रहा है, 1 मिनट। ये पॉइंट है, x की वैल्यू अगर मैं 60 पुट करूँ इसमें तो ये बन रहा है 60,40। ठीक है, बात समझ में आई। अब किसकी बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की। ये पॉइंट क्या है, इस लाइन के अंदर अगर मैं y को 50 पुट करूं तो मेरा x बन रहा है 50,50। तो मेरे ये दो पॉइंट्स बन रहे हैं, ब्लू से मार्क करते हैं। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। सो ये आपका एरिया बन रहा है सारा। सो मेरे पास 4 पॉइंट हैं, A B C एंड D। सो इस पे मैंने क्या करनी है, मिनिमाइज़ करनी है कॉस्ट। तो निकाल के देखते हैं मिनिमम कॉस्ट। हाँ जी, तो हमने क्या निकाल ली, ये कॉस्ट निकाल ली है बच्चे, A के लिए, B के लिए, C के लिए, D के लिए। एक बार आप कैलकुलेशंस चेक कर लीजिएगा। ये आपकी कॉस्ट क्या दिख रही है, मिनिमम। इट मीन्स जो A है, ठीक है, वो कौन सा पॉइंट है, 10,50 मीन्स x आपका 10 है और y आपका क्या है 50। इट मीन्स जो A है D E F को क्या भेज रहा है, इसको 10 दे रहा है, इसको 50 दे रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो A 10 50 दे रहा है तो टोटल 60 हो गया। इसके पास कितने थे, 100। तो इसको क्या दिया इसने, 40। ठीक है, सो इट मीन्स जो A आपका भेज रहा था, इसको इरेज कर देते हैं। A D को भेज रहा है कितने, 10, E को भेज रहा है 50 और F को भेज रहा है 40। तो टोटल 100 बन गया, 100 ही उसकी कैपेसिटी है। अब B ने कितने भेजने हैं, D को चाहिए कितने थे मैक्सिमम, आपको पता है कितने चाहिए थे, 60। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं। E को कितने चाहिए थे, 50 और F को चाहिए थे 40। ठीक है, सो अगर D को A से 10 मिल गए तो B से कितने मिले, उसको आप करके देख लीजिए कितने मिले आपके, 50। ठीक है, अब E को चाहिए 50 थे, 50 A ने दे दिए तो इसको क्या दिया, 0। F को चाहिए 40 थे, वो A से मिल गए तो इसको क्या मिला, 0। तो ये आपकी क्या है,
सप्लाई ऑर्डर है कि जिस तरह से गोडाउन ए या बी से राशन डिपो EDEF को क्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन, ताकि मिनिमम कॉस्ट हम क्या कर सकें, अचीव। ठीक है जी, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। हाँ जी, अब हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस देख रहे हैं। जैसे इस केस में हमने मैक्सिमाइज क्या करना है, 2x + 5y, ठीक है, और कंस्ट्रेंट क्या दिए हैं, x + y < 4। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 4 और 0 मान लूँ, इसको 0,4, तो आपकी ये लाइन x + y = 4 वाली है। ठीक है, यहाँ से ये अगर इसको सॉल्व करूँ तो ये एक्चुअली ये बनता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से जो लाइन बनेगी वो कुछ पैरेलल लाइन बनेगी यहाँ पे, और ये है x + y = 6 वाली। तो इससे ग्रेटर चाहिए, मीन्स आपका रीजन यहाँ बनना चाहिए फिजिबल रीजन। आप चेक कीजिए, x और y > 0 हैं, तो ये आपकी बाउंड्रीज आ रही हैं। ठीक है, सो फिजिबल रीजन कहीं पे भी आपका कॉमन नहीं बन रहा, इसलिए इस प्रॉब्लम का क्या है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, जहाँ पे आपकी कोस्ट क्या कर सके, जो आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हम क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके। तो इस LPP को यूज़ करके हम इसका कोई भी सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ आपने क्या बोलना है, क्योंकि आपके पास कोई भी फिजिबल रीजन नहीं निकल पा रहा, इसलिए द प्रॉब्लम डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, x + y क्या है, <2, तो ये मैंने 0,2 और ये 2,0 ले लिया। ठीक है, तो ये लाइन आपकी ये बन गई। सो ये आपका रीजन बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से रीजन निकालते हैं। अगर मैं y को 0 पुट करूँ तो x बन रहा है 3। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है, और अगर x को 0 पुट करूँ तो y बन रहा है ये वाला पॉइंट कुछ। ठीक है, सो ये आपकी कुछ इस तरह से लाइन जा रही है। ठीक है, सो यहाँ से भी > है, तो ये आपका क्या बनेगा, निकाल के देखिए, ये आपका अनबाउंडेड रीजन बन रहा है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करनी है, मैक्सिमम कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहे हैं। पर अगर आप चेक कीजिए तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है, आप निकाल के देख लीजिए, 2x + y, या इन पॉइंट्स पे निकालिए। 2,0 के ऊपर मैं वैल्यू निकालती हूँ तो क्या बनती है, z निकाल रही हूँ। 2,0 पे z बन रहा है, इसको a लिख लेते हैं। ठीक है, तो इट इज़ 6। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन b निकल रहा है 1। ठीक है, 1 1, तो अगर मैं इसमें 1 1 पुट करूं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो आंसर आ रहा है 5। अब कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ये कौन सी लाइन है आपकी, दिस इज x + y = 3, तो y 0 है, तो ये 3,0 वाला पॉइंट है। सो 3 पुट करूं तो आपका c क्या निकल रहा है, 6। ठीक है, क्लियर है। सो इस केस में आप देखिए कि जो आपके आउटपुट है, 2 ऑप्टिमल वैल्यूज़ निकल रही हैं। सो इस लाइन के ऊपर मल्टीपल रीजन, ये आपकी क्या है, पॉइंट होंगे जिस पे मल्टीपल सॉल्यूशन आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं ये वाली लाइन, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है, ठीक है, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो इस वक्त वैल्यू क्या ले रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 6, क्या वो 6 से ग्रेटर वैल्यू देगा कि नहीं। तो उसके लिए मेरे को ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, 2x + 3y = 6 वाली। तो ड्रॉ करके देखें तो ये लाइन बन रही है, ये लाइन, एक मिनट, यही वाली लाइन जो अभी हमने ड्रॉ की। ठीक है, सो अगर मैं <6 देखना चाहूँ तो ये बन रहा है। इट मीन्स फिजिबल रीजन, और जो ये लाइन <6 है उसमें बहुत सारा एरिया क्या है, सारा ही एरिया एक्चुअली क्या है, कॉमन है। सो ये आपको क्या दे रहा है, अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इस अनबाउंडेड सॉल्यूशन में आप कहीं पे भी पॉइंट लो ना, ठीक है, तो आप जितनी मर्जी मैक्सिमम वैल्यू इस प्रॉफिट की निकाल सकते हो। ठीक है, सो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आप x और y की, ठीक है, एज लार्ज एज पॉसिबल कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे हम सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, द सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड, सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। हाँ जी, क्लियर है। आई होप कि जो हमने LPP से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे किए वो आपको क्लियर हैं।
उनमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपकी इन वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन भी है तो इवन देन यू कैन आस्क मी ऑन दी कमेंट सेक्शन। इस चैप्टर में बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेके आएंगे प्रोबेबिलिटी का टॉपिक। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।